बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, जो आज फर्स्ट डे आए हैं स्टूडेंट्स, उसकी उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमने सेल्स टैक्स से पोस्ट रिजल्ट का आगाज़ किया। ठीक है, सेल्स टैक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, उसको पहले कवर करके फिर उसके बाद आगे चलेंगे, यानी वो सेल्स टैक्स वाला पोर्शन पूरा कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। पढ़ाया क्या है आपको पहले ही दिन? सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स किस पर लगता है, सेल्स टैक्स कहां पे लगता है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में टैक्स से क्या मुराद है, सेल्स टैक्स का लफ्ज जब आएगा तो उसका मतलब क्या है। 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स में आउटपुट टैक्स पढ़ा दिया था, इनपुट टैक्स पढ़ा दिया था, टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम्ड गुड्स और जीरो रेटेड गुड्स, ये सारी बातें आपको बता चुका हूं। फिर उसके बाद हमने टैक्सेबल गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, एग्जाम्ड गुड्स क्या होता है, जीरो रेटेड गुड्स क्या होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी इंपोर्ट स्टेज पर अगर फेडरल गवर्नमेंट कह दे तो सेल्स टैक्स नहीं लगता, कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में बात की। फिर डेफिनेशंस पर आ गए थे, इंपोर्टर की डेफिनेशन पढ़ाई, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ाई, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पढ़ाई, रिटेलर की डेफिनेशन पढ़ाई। पहले दिन इतना पढ़ा के रोक दिया था, ऐसा ही है। फिर आया अगला दिन, अगले दिन मैंने शुरू से रिकैप देना शुरू किया और रिटेल प्राइस के बाद डिस्ट्रीब्यूटर भी पढ़ाया, होलसेलर भी पढ़ाया, रजिस्टर्ड पर्सन भी पढ़ाया, पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ाई, टैक्सेबल एक्टिविटी भी पढ़ा दिया, कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़ा दी, टैक्स पीरियड भी पढ़ा दिया, ई इंटरमीडियरी पढ़ाया, कॉटेज इंडस्ट्री की 4 शर्तें बताई, करस्ट बताया, ड्यू डेट बताया। यहां पर रुके थे हम सर, जहां पर कल ठहरे थे वहीं से ही आज शुरू करने, लेकिन आज का सफर ज्यादा कीमती है क्योंकि जो कल तक मैंने पढ़ाया था वो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट था और जो आज मैंने पढ़ाना है वो न्यूमेरिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, ये बात आपको पता होनी चाहिए और आपके जहन में होनी चाहिए कि भाईजान 15 से 18 नंबर का एक बड़ा न्यूमेरिकल आता है, 12 से 15 नंबर के दरमियान थ्योरी के सवाल आते हैं। सो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो आज मैं शुरू कराने लगा हूं ये न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। सर, कई मौकों पर मुझे उकसाया गया, बच्चों ने कहा कि सर सप्लाई क्या होता है ये बताएं, मगर मैंने तहम्मुल किया, सब्र किया, चूंकि मुझे पता था एक दिन वो आएगा जिस दिन मैं ऐसी सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि उसके बाद आप सप्लाई का नाम नहीं लोगे। सर, सप्लाई क्या है, या सप्लाई हो जाए तो क्या होता है भैया? अगर सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। सप्लाई हो जाए तो सर जी, सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। बस सप्लाई क्या है, सप्लाई हो जाए तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। अच्छा, कब सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है? जब सप्लाई हो जाए। सप्लाई कब होगी? डेफिनेशन पढ़ते हैं सर, जब सेल हो जाए तो इसका मतलब है सप्लाई हो गई, और सप्लाई का क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। जब आप ट्रांसफर कर दें विद द राइट टू डिस्पोज, मैंने एक बंदे को चीज ट्रांसफर की और उसे कहा ये तुम्हारी है, खैर से तुम इस्तेमाल करो, ये सप्लाई है। सप्लाई हो जाए तो क्या मतलब है? सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात, सेल सप्लाई है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स, ये सप्लाई है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, सेल और ट्रांसफर अंडर अ
हायर परचेज एग्रीमेंट, सर इसका मतलब है ये क्या है, सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। आपने किस्तों पर कोई चीज ली तो भी ये सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। 3 बातें आपको बता दी। चौथी बात, आपने कोई चीज प्राइवेट यूज कर ली, ये भी सप्लाई है, इस पर भी सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। चौथी बात आपको बताई, पुट टू प्राइवेट यूज। एक एसी बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने एसी बनाकर खुद अपनी ही फैक्ट्री में लगा दिया, इसका मतलब है ये पुट टू प्राइवेट यूज कर दिया। समझा जाएगा ये क्या है, ये सप्लाई है। और अगर सप्लाई हो तो क्या होता है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। चौथी बात बताइए, नॉन बिजनेस यूज। आपने एसी बनाया, आपका एक दोस्त आया, आपने उस दोस्त को दे दिया, ये भी सप्लाई है। सप्लाई होगी तो क्या मतलब है, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। भैया आपने पुट टू प्राइवेट, बिजनेस और नॉन, मैंने बिजनेस यूज भी बता दिया, नॉन बिजनेस यूज भी बता दिया। आपने एसी तैयार हो गया, आप एसी घर ले गए, ये प्राइवेट है। प्राइवेट यूज किया है, बिजनेस यूज किया है, नॉन बिजनेस यूज किया है, ये सप्लाई है। और सप्लाई का मतलब है कि सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर मैंने आपको चौथी बात बताई। पांचवी बात, ऑक्शन, नीलामी में कोई चीज बेच दी, सप्लाई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, मैंने एक बंदे का 25 लाख देना था, मैंने उसे अपनी गाड़ी दे दी, सप्लाई हो गई। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। कितनी बातें हो गई, 1 2 3 4 5 6 बातें हो गई। सर एक बंदा जो अच्छा भला रजिस्टर्ड था वो अनरजिस्टर्ड हो गया, तो ये भी सप्लाई है। और सप्लाई का मतलब है कि सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। 7 बातें हो गई। सर कौन सी, एक बंदा जो रजिस्टर्ड था, सर जी मैं रजिस्टर्ड आदमी था, मेरी जूस की फैक्ट्री है, मेरे पास रजिस्टर्ड आदमी था, मेरे पास 30 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तैयार है, बेचने के काबिल है, मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करा दिया। जैसे ही मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करवाया, वो 30 लाख का स्टॉक समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर सेल्स टैक्स चार्ज हो गया तो पता है क्या होगा, मुझे उस पर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। सेल्स टैक्स जब चार्ज हो जाता है तो फिर सेलर ने टैक्स किसको जमा कराना होता है, एफबीआर को। पढ़ाया हुआ है ना, सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं किसी ऐसी चीज को जो मेरी है ही नहीं, मेरा एम्ब्रॉयडरी का कारोबार है, मैंने कपड़ा किसी से लिया, उस पर मैन्युफैक्चरिंग की, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं किसी ऐसी चीज को जो मेरी है ही नहीं, जब मैं वो चीज वापस करूंगा समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। सप्लाई का मतलब है सेल्स टैक्स चार्ज। 8वीं बात आपको बताइए, सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के केस में जब आपने दूसरे बंदे की गुड्स को मैन्युफैक्चर करें, जब आपने वो गुड्स वापस की समझा जाएगा सप्लाई हो गई। ऐसा भी होता है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारी अपनी एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं, हमारे पास माल आया, हमने माल पर कढ़ाई कर दी, कढ़ाई करने के बाद, एम्ब्रॉयडरी की मशीन नहीं, कढ़ाई की मशीन है, कढ़ाई करने के बाद क्या किया, कढ़ाई करने के बाद मैंने वापस दे दिया, सप्लाई। अच्छा मुझे उसने कहा जिससे माल आया था, अली भाई यार ये माल जो है ना वो आपने प्रेस वाले के पास भेजना, मेरे पास नहीं भेजना। मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये माल कहाँ भेज दिया,
प्रेस वाले के पास भेज दिया, उसने मुझे जो बंदा नॉमिनेट किया मैंने वो माल उधर भेज दिया, ये भी सप्लाई है। मैंने उसको वापस किया या उसके कहने पर किसी और को दे दिया, जब मैंने दिया ये सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब है? आउटपुट सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सर इसके अलावा बोर्ड फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल से जिस ट्रांजैक्शन के बारे में चाहे कह दे कि ये सप्लाई है, और अगर उसने कह दिया तो सेल्स टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर जी मैंने आपको कितनी बातें बताई, एक क्विक रिकैप। सर जी इस डेफिनेशन को आपने अपने साथ बांध लेना है, अहम बातें हैं सर, क्योंकि सेल्स टैक्स पढ़ने लगे हैं। पहली बात मैं आपको आज न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आउटपुट इनपुट तो बताई, वो तो बुनियादी बातें थी, लेकिन न्यूमेरिकल की पहली बात बता रहा हूँ, बड़े काम की बात है। कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है? चूंकि हम याद रखना सप्लाई पे ही होना है जून। इससे पहले जो मैंने आपको कहा था ना सेल, तो असल में वो सेल नहीं है, वो सप्लाई है, लेकिन सेल इसलिए कहा कि आप फौरी समझ जाओगे, ठीक है। हालांकि सप्लाई की डेफिनेशन में सेल भी तो आ रहा है ना, लेकिन सप्लाई में सिर्फ सेल नहीं है, 9 चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला सेल, दूसरा ट्रांसफर विद द राइट्स, तीसरा हायर परचेज, चौथा पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, पांचवा ऑक्शन, छठा डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सातवां possession of taxable goods held immediately before a person ceases to be a registered person, आठवां manufacture of goods belonging to another, the transfer or delivery of such goods to the owner or to the person nominated by him। सर ये 8 और 9वां पॉइंट ये, हर केस में सप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा सप्लाई वो बुनियादी बात है जो सेल्स टैक्स की है। सेल्स टैक्स लफ्ज मीन्स आ रहा है, यानी इसके अलावा और किसी केस में सप्लाई नहीं है। किस्तों पर जो चीज खरीदते हैं। जी सर 9 बातें हैं, 3 मिनट आपके पास है, जल्दी से ये पढ़ लीजिए। सर जी सेल, ट्रांसफर विद द राइट टू डिस्पोज, हायर परचेज एग्रीमेंट, पुट टू प्राइवेट बिजनेस नॉन बिजनेस यूज, ऑक्शन, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। आपके पास कोई गुड्स थी और आप अनरजिस्टर्ड हो गए, और आखिरी बात उसने सेकंड लास्ट बात क्या गई? टॉल मैन्युफैक्चरिंग, किसी दूसरे की आइटम को मैन्युफैक्चर करना, और लास्ट बात है बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन चार्ज। बोर्ड कह दे किसी ट्रांजैक्शन के बारे में तो वो सप्लाई है, या वो कह दे वो सप्लाई नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगी। सवाल आपने पूछा था, क्लियर हो गया? सर इसके अंदर एक और बारीकी है, मैं उसके अंदर घुसने लगा, उस बारीकी के जरा ध्यान से समझना बात को। अब ये वाली बात आपने ध्यान से पढ़नी। Put to private business or non-business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making a taxable supply। सर आपकी गाड़ियां बेचने की कंपनी और आप टायर भी खुद बनाते हो, तो अपने ही बनाए हुए टायर अपनी गाड़ी में लगा देते हो जो आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो क्या ये सप्लाई होगा या नहीं? जाहिरन ये पुट टू बिजनेस यूज है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर मेरा ही इदारा टायर भी बना रहा है और मेरा ही इदारा गाड़ी भी बना रहा है और मैं अपने ही बनाए हुए टायर को अपनी ही बनाई हुई गाड़ी में लगा दूं, तो ये सप्लाई होगी या नहीं?
पुट टू बिजनेस यूज तो है, लेकिन वो आगे कहता है put to business use of goods produced or manufactured in the course of taxable activity for purpose other than those of making taxable supply। यानी अगर आपने टैक्सेबल आइटम बनाई है टायर और टैक्सेबल आइटम के अंदर साथ जोड़ी है यानी गाड़ी, तो क्या ये सप्लाई समझी जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं समझी जाएगी, क्योंकि जब आपने टायर को गाड़ी के अंदर जोड़ दिया, गाड़ी की कीमत में ऑलरेडी टायर की कीमत शामिल है, वहीं पे ही उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरी एग्जांपल लो, मैंने कागज खरीदा, कागज बनाने की भी फैक्ट्री मेरी है और कुरान पाक की प्रिंटिंग करके कुरान पाक बेचने की भी फैक्ट्री मेरी है। अब मैंने वो कागज, अपना ही कागज कुरान पाक बनाने में इस्तेमाल किया, तो क्या ये सप्लाई होगी? अब इसको कहते हैं पुट टू बिजनेस यूज। लेकिन अगर मैं बिजनेस के इस्तेमाल में कर रहा हूं और जो चीज फाइनल बन रही है, देखना पड़ेगा वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। क्योंकि जो फाइनल चीज बन रही है अगर वो टैक्सेबल हुई तो ये सप्लाई नहीं होगी, और अगर जो चीज फाइनल बन रही है वो अदर देन टैक्सेबल हुई तो ये सप्लाई होगी। अब अगर मैं अपने ही बनाए हुए कागज से कुरान पाक बनाकर बेच रहा हूं तो कुरान पाक एग्जेम्प्ट है और कागज टैक्सेबल है। मैं कागज को कुरान पाक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये सप्लाई समझी जाएगी, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मैं जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं वो टैक्सेबल नहीं है तो ये सप्लाई समझी जाएगी, और अगर मैं जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं वो टैक्सेबल है तो इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा। सर क्या ये बारीकी समझ आई है? सर 9 बातें थी, लेकिन चौथी बात के अंदर एक और बात थी, और सर समझ आ गई? जी सर। ये बात अब मैंने दिल खोल के आपको बता दी कि सप्लाई क्या है। अब जो अगली बात मैंने आपको बतानी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। जो अगली बात मैंने आपको बतानी है वो क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? यानी ये तो पता चल गया कि सेल्स टैक्स लगना है, किस अमाउंट पर लगना है अब उसकी बहस होने लगी। वो कहता है अगर कंसिडरेशन फॉर सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड है। अच्छा, अगर तो आपने चीज बेची तो जो कीमत थी उस पर सेल्स टैक्स लग जाएगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आपने जो पैसे वसूल किए वो कुछ रुपीस थे और कुछ उसके अलावा इन काइंड थी। आपने मिसाल के तौर पे आपने सर्फ बेचा और उसके अगेंस्ट 50,000 रुपये भी वसूल किए और 25,000 रुपये का हैंड वॉश भी वसूल किए। तो सवाल ये कि सर्फ कितने का बेचा? सर वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई। वो जो हैंड वॉश आपने सर्फ बेचा है उसकी जो मार्केट वैल्यू थी समझा जाएगा उतने का सर्फ बेचा और उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आया? अगर आपने सिर्फ 75,000 का बेचा फिर तो बहस ही नहीं है, फिर तो 75,000 पे सेल्स टैक्स देगा। अगर आपने सिर्फ बेचा और उसके बदले कुछ पैसे लिए और कुछ इन काइंड लिया तो क्या समझा जाएगा? कितने का सर्फ बेचा? जितने की सर्फ की ओपन मार्केट वैल्यू यानी फेयर मार्केट वैल्यू। अगर सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में दोस्त हैं, अगर सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में एसोसिएट हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वो कहता है अगर सप्लायर और रिसिपिएंट एसोसिएट हैं
और सप्लाई जो की गई है उसके बदले कोई पैसे नहीं लिए गए या कम पैसे लिए गए हैं, तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? मार्केट वैल्यू पे टैक्स लगेगा। वसूल करने वाला, सप्लायर अदा करने वाला, रिसिपिएंट वसूल करने वाला। अगर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू जनरल, अगर किस्तों पर चीजें दी गई हैं, किस्तों पर चीजें दी गई, अब आमतौर पे क्या होता है सर जी, 100 रुपए की चीज है, किस्तों पर मिलती है 120 रुपए की, तो सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा, 100 पर या 120 पर? 100 रुपए पर। जिस दिन वो चीज किस्तों पर दी गई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। किस्तों पर तो ज्यादा कीमत होती है ना, वो नहीं कंसिडर होगी। अगली बात, इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, अगर ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था, अगर ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? भाईजान आप मेरे पास आए, मुझे कहने लगे जी कितने की आइटम है, मैंने कहा जी ये 200 रुपए की आइटम है, भाई रियायत करो, मैं कहा चलो 180। अब टैक्स 200 पे लगेगा या 180 पे लगेगा? वो कहते हैं दो शर्तें हैं, वो देखो। शर्त नंबर 1, क्या ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट? जब खरीद रहे थे तब डिस्काउंट हुआ है या जब उधार पे लिया था और उधार अदा करने, जल्दी उधार अदा करने पर डिस्काउंट हुआ है? वो कहता है अगर ट्रेड डिस्काउंट हो तो माइनस होगा, अगर कैश डिस्काउंट हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होगा। आपने कहा नहीं भैया ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसने कहा अगली बात देखो कि ये वाला डिस्काउंट इनवॉइस पर शो हो रहा है या जुबानी बात की है? इनवॉइस पर शो हो रहा है तो माइनस होगा, वरना माइनस नहीं होगा। आपने कहा भाई इनवॉइस पर शो हो रहा है, तो उसने कहा तीसरी बात एक और देखो, और वो तीसरी बात ये है कि ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ये आम तौर पे दिया जाता है या आपको खास डिस्काउंट मिला? मार्केट में सब लोग ही 25% डिस्काउंट दे देते हैं, आपने भी दे दिया, तो इसको कहते हैं नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस या बिजनेस प्रैक्टिस या नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिला है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला है, तो फिर ये वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वाली डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम नहीं करेगा। सर इसका मतलब है अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो क्या बात देखनी है सर? ट्रेड है तो इनवॉइस पर शो हो रहा है और एज पर द नॉर्म्स ऑफ मार्केट है तो माइनस होगा, और अगर कैश है सोच इनवॉइस पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, फर्क आमतौर पे कैश डिस्काउंट इनवॉइस पर शो होता ही नहीं। ठीक हो गया? तो भाई वो तो माइनस नहीं होता। यानी अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस होगा और बकिया वैल्यू पर 18% टैक्स लगेगा, और अगर कैश डिस्काउंट है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस ही नहीं। डिस्काउंट की बात समझ आई? आगे चलते हैं। अगली बात है अगर ट्रांजैक्शन स्पेशल नेचर की है और बड़ा डिफिकल्ट है डिटरमिन करना कि वैल्यू सप्लाई क्या है, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस। सर अगर इंपोर्टेड गुड्स है, गुड्स कौन सी हैं? इंपोर्टेड गुड्स, तो वैल्यू सप्लाई क्या होगी? इसका जवाब है अगर गुड्स इंपोर्टेड है तो वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर कस्टम एक्ट इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड एफईडी चार्ज ऑन इट। सर अगर इंपोर्टेड गुड्स हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर
custom act including duty and FED charged on it. सर याद रखिएगा, जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट स्टेज पर कस्टम ड्यूटी वाले बैठे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कितने की होगी, और उस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और फिर सेल्स टैक्स भी लगता है। सर समझ आ रही है? तो वो कहता है इंपोर्ट की है, वैल्यू जो कस्टम ड्यूटी वाले कैलकुलेट करें उस वैल्यू पर। सर जी गौर देखना, कस्टम ड्यूटी वालों ने पता है क्या वैल्यू निकाली? कस्टम वालों ने कहा इसकी वैल्यू है 100 रुपये, उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी 10 रुपये, उस पर लगेगी FED 8 रुपये, तो सर ये 118 रुपये की जो वैल्यू होगी इस पर सेल्स टैक्स लगेगा। पॉइंट समझ आया? सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो सेल्स टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होगा। If there are sufficient reasons to believe that the value of supply has not been correctly declared, अगर कमिश्नर को अंदाजा हो रहा है कोई 2 नंबरी हो रही है, वैल्यू सही तरह डिक्लेयर नहीं की जा रही, तो वो कौन सी वैल्यू लेगा? वो कहेगा हम एक कमेटी बना देते हैं, उसका नाम होता है वैल्यूएशन कमेटी। वैल्यूएशन कमेटी वाले डिटरमिन करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। कौन डिटरमिन करेंगे? वैल्यूएशन कमेटी वाले। वैल्यूएशन कमेटी में होगा कौन? एक कारोबारी बंदा, एक टैक्स का बंदा। सर कौन होंगे? एक कारोबारी बंदे और टैक्स के बंदे, ये वैल्यू डिटरमिन करेंगे। अगर गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स है, अगर गुड्स अदर देन टैक्सेबल गुड्स है, ये सप्लाई की गई है रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोसेसिंग के लिए, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? सर जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो ओपन मार्केट वैल्यू। अगर बिजली की सप्लाई की गई है सर, उस पर भी सेल्स टैक्स लगता है। हाँ जी, बिजली के बिल पर कभी देखिएगा। अगर वापडा ने बिजली सप्लाई की है तो सेल्स टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितने परसेंट? 18%। किस अमाउंट पर? एनर्जी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस। और अगर कोई सब्सिडी दी गई तो वो वैल्यू ऑफ सब्सिडी शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं। यानी जब आपने 18% निकालना होगा तो सब्सिडी वाली अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगी उसका 18% नहीं। सर अगर यूज्ड व्हीकल है तो इस पे सेल्स टैक्स लगेगा? हाँ जी लगेगा। किस वैल्यू पर? वैल्यू एडिशन पर। क्या मतलब? आपने गाड़ी खरीदी 8.5 लाख की, बेच दी 9 लाख की, कितने का फायदा हो गया? 50। सर इस पर टैक्स लगेगा, इस पर 18% टैक्स लगेगा। अगर टैक्सेबल सप्लाई है और उस पर रिटेल टैक्स भी लगना है। सर ये रिटेल टैक्स क्या होता है? जो रिटेलर एंड कंज्यूमर को चार्ज करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि एक्शन बेक्स पे जाएं या मेट्रो पे, मैक्रो पे, बड़े स्टोर पर, रेनबो पे, यूरो पे, किसी भी स्टोर पर चले जाएं तो 100 रुपये का बिल बनता है। आपका जो बिल बनता है एक्चुअल वो 101 बनता है। 100 रुपये के ऊपर 1 रुपये क्या होता है? रिटेल टैक्स होता है। हाँ जी रिटेल। अच्छा, सेल्स टैक्स की खास बात यह है कि कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सारी चीजें सेल्स टैक्स से पहले लगती हैं और फिर अमाउंट जमा करके सेल्स टैक्स लगाते हैं। लेकिन ये वाहिद रिटेल टैक्स है जो सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। रिटेल टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स के भी बाद लगता है। सर अगर आपने बिजली वापडा से खरीदी, एनर्जी चार्जेस पर टैक्स लगेगा। अगर आपने बिजली वापडा से ना खरीदी बल्कि इलेक्ट्रिक पावर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन किसी और इलेक्ट्रिक या गैस कंपनी से खरीद ली तो बिल की अमाउंट पर सेल्स टैक्स लगेगा।
यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। बिल की अमाउंट पर सेल्स टैक्स लेगा। हाँ अलबत्ता लेट पेमेंट करने की वजह से जो लेट पेमेंट सरचार्ज है उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। लेट पेमेंट सरचार्ज पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। यानी वापडा से लेंगे तो एनर्जी चार्जेस पर सेल्स टैक्स लगेगा। दूसरे किसी गैस या इलेक्ट्रिक कंपनी से लेंगे तो बिल की अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगेगा। जी अगली बात, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट की हैं, सेम टाइम की गुड्स हैं, सेम टाइप की गुड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के लिए और डिफरेंट वैल्यू के लिए गुड्स हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस। फिक्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिक्स डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट क्लासेस। The value at which the import or supply is made is higher than fixed by board. Value of the good shall be the value at which the import or supply is made. सर अगर सेम टाइप ऑफ गुड्स इंपोर्टेड गुड्स जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस के लिए हैं तो हर क्लास के लिए वैल्यू को फिक्स किया जाएगा। और अगर वैल्यू जिस पर गुड्स इंपोर्ट की गई हैं वो ज्यादा है उस वैल्यू से जो वैल्यू फिक्स बाय बोर्ड है। अच्छा बोर्ड ने फिक्स कर दी वैल्यू, लेकिन आपने जो गुड्स इंपोर्ट की वो ज्यादा वैल्यू पे की, तो टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? हायर पर। यानी देखें बोर्ड ने एक वैल्यू फिक्स कर दी है, लेकिन आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए वो ज्यादा वैल्यू पे किए, तो टैक्स किस पर लगेगा? ज्यादा वैल्यू पर, जो हायर होगी उस पर लगेगा। सर ओपन मार्केट प्राइस, अभी बार बार आपने पढ़ा ना ओपन मार्केट प्राइस, बार बार आपने पढ़ा ना ओपन मार्केट प्राइस, इसने उसको डिफाइन किया। वो प्राइस जिस पर वो चीज या सिमिलर चीज मार्केट से मिल जाए उसे ओपन मार्केट प्राइस कहते हैं। वो प्राइस जिस पर वो चीज या सिमिलर चीज ओपन मार्केट से मिल जाए। सिमिलर सप्लाई means any other supply of goods which closely or substantially resembles the characteristics, quantity, components and material of goods. सर सिमिलर सप्लाई है ना, ऊपर अभी डेफिनेशन में पढ़ा, सेम चीज या सिमिलर चीज। सिमिलर से क्या मुराद है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी, कंपोनेंट्स और मटेरियल में रिजेंबल करता हो। कपड़ा है सेम क्वालिटी का, सेम, अगर कपड़े की बात हम करें तो मिसाल के तौर पे सेम क्वालिटी का कपड़ा हो, सेम टाइप का कपड़ा हो, सेम टाइप की डाइंग हो, सेम टाइप की कढ़ाई हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटी, कंपोनेंट और मटेरियल में रिजेंबल करता हो, तो उसे सिमिलर सप्लाई समझा जाएगा। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या है? Provincial sales tax means tax levied under the provincial law or laws relating to Islamabad capital territory declared by the federal government to be provincial sales tax for the purpose of import tax. Provincial sales tax क्या है? सर जी असल में जो हम सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं ये फेडरल टैक्स है। फेडरल यानी विफाक का टैक्स जो पूरे पाकिस्तान पे लगता है। अगर प्रोविंशियल टैक्स की बात करें तो सर वो तो सिंध में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है, टैप पेपर तो सेम आना है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर्विसेज पर जो सेल्स टैक्स होता है वो प्रोविंशियल होता है, इसीलिए वो हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में सिर्फ गुड्स पर सेल्स टैक्स है, जो कि क्या होता है? फेडरेशन क्या होता है, तो पूरे पाकिस्तान पर सेम होता है। तो इसीलिए ही फेडरेशन वाला टैक्स हम पढ़ते हैं, चूँकि कराची का और लाहौर का पेपर तो सेम आना है, जबकि सूबे दो अलग-अलग है।
सर ये तीनों एग्जांपल्स अभी करनी है, शुरू हो जाए। हमने ये बात आपको बताई हुई कि आपके साथ एक रजिस्टर होना चाहिए जो टैक्स का एक्सक्लूसिव हो। ज़रा ये करना शुरू करें। ई 1.1, 1.2, 1.3 5 मिनट आपके पास है। सजी 1.1 वकार लिमिटेड हैज सप्लाइड 2000 टन ऑफ स्टील टू जोहेब लिमिटेड। मार्केट प्राइस कितनी थी? 2.8 मिलियन। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से जोहेब लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया कि सेटल कर दे प्राइस को, ट्रांसफरिंग अ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग। अब वो क्या दे रहा है उसके बदले में? बिल्डिंग दे रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 2.5 मिलियन, और उसके साथ पे कर रहा है 75,000 रुपये। तो सर सेल्स टैक्स किस वैल्यू पर लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू पे, ओपन मार्केट वैल्यू पर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सिंपल। आतिफ सन स्टार्टेड हिज बिजनेस इन जुलाई 2025 इन ऑर्डर टू असिस्ट हिम। आसिफ सप्लाइड हिम द गुड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। कितनी? 2.5। डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 18%। नॉर्मली कितना अलाउ होता था? 8%। अब बताए क्या वैल्यू, करेक्ट वैल्यू सप्लाई होगी? सर जी 25 लाख रुपए की आइटम सप्लाई की है 18% डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितना देना चाहिए था? दे कितना दिया? अब क्या करूं? अब मेरी बात सुनना जरा। यानी इस अमाउंट में से 18% कम हो चुका है, यानी ये असल में 0.82% है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और इस रकम में से 25 लाख में से 18% कम हो चुका हुआ है ना, डिस्काउंटेड प्राइस है। तो मैं इसको वापस लेके आ रहा हूं। असल कीमत क्या है उसके ऊपर। जब मैं असल कीमत पे पहुंचूंगा तो फिर क्या करूंगा? उसमें से 8% डिस्काउंट दे दूंगा जो नॉर्मल है, और उस वैल्यू पर फिर सेल्स टैक्स लेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जी सर। अब ये करके क्या करूंगा? मैं 8% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी मैं 0.08 से डिस्काउंट निकलेगा। मैं 0.92 करूंगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। 2804 जीरो नहीं आना भाई। यार समझ आ गया? लंबे तरीके से करना है। ये लो फिर आप अगर तो मतलब मैथ्स थोड़ी सी भी समझते हैं तो बात बन गई है। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको तब्दील कर देता हूं। ये लो भाई, वैल्यू बताएं इसकी। ओहो जी, वैल्यू बताइएगा। 3048,780। ये असल में वैल्यू, ये असल में टोटल वैल्यू थी। ये मैंने जितना डिस्काउंट पहले दिया हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। अब डिस्काउंट 8% के हिसाब से निकाल लो। 3048,780 का 8% ले लो। जी भाई 243,902। ये लेस कर दो, ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी या वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। जी बताइएगा। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैंने आपको, जो लोग जरा घबरा रहे थे कि ये 0.92 और 0.8 क्या कर दिए, मैंने उनकी भी तसल्ली कर दी, ऐसे कर दो। लेकिन सीधा सीधा 8% माइनस करके 0.92 बनता था, वो भी कर सकते थे। सर ये सेकंड पॉइंट समझ गए? पॉइंट नंबर सी देखिएगा। उसामा हैज सप्लाइड 200 kgs ऑफ मटेरियल
थर्ड स्केजुअल वाला, अच्छा थर्ड स्केजुअल की बात आगे आनी है, बस इतना बता दूं कि थर्ड स्केजुअल आइटम एक ऐसे आइटम होते हैं जिस पे रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है। वो आपको जितना भी कि हमने जितने का भी बेचा, टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? थर्ड स्केजुअल आइटम, होलसेल प्राइस थी 500, रिटेल प्राइस थी 900, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा? 900 मल्टीप्लाई बाय 200 केजी करेंगे, 1,80,000, इसका 18% लगेगा, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,80,000 होगी। डन सर जी। आओ जरा 1.2 की तरफ। सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी अच्छी इस्तेमाल हो रही है। मिस्टर आसिम ने ये सारी ट्रांजैक्शन की, सेल ऑफ कार की, क्या ये सप्लाई है? यस। कार पुट टू पर्सनल यूज की, क्या ये सप्लाई है? कार गिवन इन चैरिटी की, क्या ये सप्लाई है? किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना विद द राइट टू डिस्पोज, सर ये सप्लाई है। कार शिफ्टेड फ्रॉम फैक्ट्री फॉर यूज इन एडमिन, सप्लाई है सर जी, ये सप्लाई है। परचेज ऑफ गुड्स, तो ये तो आपने खरीदा है ना, सेल तो नहीं किया, ये सारी चीजें सप्लाई है, ये परचेज है। अगर ये सारी, वो कहता है आउटपुट टैक्स निकालो, वो कहता है सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। आउटपुट टैक्स कितना हुआ? 6 प्लस 0.8 प्लस 1.6 प्लस 1.6 जी 10 का 18%, आउटपुट टैक्स कितना बना? 1.8। इनपुट टैक्स कितना हुआ? 4 का 18% जी कितना सर जी? 0.72। सर जी सेल्स टैक्स पेबल कितना आया? 1.08। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैंने सर ये जीरो, सारे जीरो से जान बचा ली है, रुपीज इन मिलियंस कर दिया है, तो समझ आ रही है? आउटपुट निकाला, आउटपुट में से इनपुट निकाला, सेल्स टैक्स पेबल होता है, यही उसने मांगा था। ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा? जी सर। फेयर मार्केट वैल्यू पर समझा जाएगा ट्रांसफर हुई है सेल्स टैक्स पर्पस से। फेयर मार्केट वैल्यू 2.8 मिलियन है। जो नीचे हमने ट्रांसफर किया ये वाला ये 2.5 2.5 ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग जी। सर मैं कह रहा हूँ अगर ये मतलब हम इन काइंड पे ट्रांसफर करते हैं और उसकी वैल्यू ये 2.8 से ज्यादा बन जाए तो भी फेयर मार्केट वैल्यू लेते, फेयर मार्केट वैल्यू लेते। वो कह रहा है अगर आपने जो चीजें दी हैं उसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टील से ज्यादा है तो क्या होगा? तो भी फेयर मार्केट वैल्यू ही लेंगे। समझ गए जी सर? चैरिटी वाले केस में वो देखना ना कि किसी रजिस्टर को दिया है। सर आप अपने एंड से देख रहे हैं, मैंने दे दिया सप्लाई है, वो जो भी सोच रहे हैं अल्लाह ताला उसको खुश रखे। हम तो ये देख रहे हैं हमने दे दिया, ट्रांसफर हो गया, राइट ऑफ ओनरशिप दे दिया, खत्म होगी बात, मेरे एंड से सप्लाई होगी, सप्लाई होगी, आउटपुट टैक्स चार्ज कर देंगे। जी सर। क्यों नहीं लगेगा? ये लगा नहीं है, आपने इनपुट क्लेम नहीं किया सर। ये आप परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट क्लेम करते हैं, पढ़ाया हुआ है ना सर, वो अप्लाई किया सर आपके सामने। जी सर। लेकिन सर परचेज ऑफ गुड्स आपने कहा था कि परचेज ऑफ गुड्स ये आपने पे किया है, इन सारे केसेस में आपने अदा करना है, वो सप्लाई है। वो सर आपने मतलब इसका तो ये नहीं है ना कि आपने कहा था कि होना चाहिए, आपने खरीदा फिर आपने बेचा भी है, फिर आप रिफंड करते हैं। तो सर ये खरीदा है और ये बेचा है।
सर जी आपने जो गुड्स खरीदी सारी गाड़ियां बेच रहे हैं तो गुड्स भी गाड़ी के हवाले से ही होगी ना सर। मिस्टर आतिफ ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अब मैंने क्या करना है, डी रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद 30,000 का स्टॉक पड़ा था, आपने क्या पढ़ा, अगर कोई बंदा डी रजिस्टर हो जाए तो अनसोल्ड स्टॉक क्या समझा जाएगा, सप्लाई समझा जाएगा। बैठे बैठे क्या हो जाएगा सर, उसकी कॉस्ट जो स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ था उसकी कॉस्ट 30,000 थी, सेल प्राइस 50,000 थी, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा सर 50,000 का था, वो डी रजिस्टर हुआ है उस पर टैक्स लग गया। तो सर समझ आ रहा है कितना टैक्स लग गया है, 18% कितना बनता है, 50,000 का 18%। डन हो गया सर जी। सर सप्लाई क्या है पढ़ा दिया, सप्लाई किस वैल्यू पर लेनी है पढ़ा दिया। अगला पॉइंट, सप्लाई कब हुई है, ये तीसरी बात है, टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये तीनों बातें न्यूमेरिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं यकीन करेंगे पढ़ रहा हूं और दिमाग में पास पेपर ही आता जा रहा है, ये वाला इसमें भी टेस्ट हुआ है, इसमें भी टेस्ट हुआ है। सर टाइम ऑफ सप्लाई कब समझा जाएगा सप्लाई हो गई है, चूंकि जब सप्लाई होगी तब ही सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सप्लाई का मतलब की है, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई किस अमाउंट पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा। यार यही पढ़ रहे हो ना, आओ ना सर पढ़ते हैं। अगर आपने गुड सप्लाई की अदर देन हायर परचेज तो क्या समझा जाएगा, कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा, कब सप्लाई हो गई, कब सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वो कहता है जब आपने गुड्स डिलीवर की समझा जाएगा सप्लाई हो गई, जब मेड अवेलेबल हुई समझा जाएगा सप्लाई हो गई है, जब पेमेंट वसूल की समझा जाएगा सप्लाई होगी, विच एवर इज अर्लियर। तीन बातें हैं। बात नंबर 1 जब गुड्स डिलीवर की, बात नंबर 2 जब अवेलेबल हो गई, बात नंबर 3 जब पेमेंट आ गई, विच एवर इज। और अगर हायर परचेज है तो जब एग्रीमेंट किया समझा जाएगा सप्लाई होगी। और जो सर्विसेज हैं जिस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई समझा जाएगा सप्लाई हो गई। 1 2 3। सर जी एक बात दिमाग में चल रही, पहले वो बता दूं भूल ना जाऊं। सर जी आपने अभी गुड सप्लाई नहीं किया, आपने एक बंदे से एग्रीमेंट किया मैं तुम्हें 26 टन सरिया भिजवा दूंगा, उसने आपको एडवांस भेज दिया 50 लाख रुपए का, सर क्या सप्लाई हो गई है? यस। जब आपने पैसे वसूल कर लिए समझा जाएगा सप्लाई। जब एक्चुअल में सरिया सप्लाई किया तब भी सप्लाई हो गई है। जब आपने फोन करके कहा भाईजान आपका माल रेडी है उठा लो समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। जब आपने एडवांस वसूल किया समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। तीनों में से विच एवर इज। सर इन केस ऑफ पार्ट पेमेंट अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं, अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं तो क्या समझा जाएगा कब सप्लाई हुई है। केस नंबर 1 अगर पेमेंट आधी आधी कर रहे हैं और जो चीज है जो सप्लाई है वो टैक्सेबल गुड्स की है तो जब गुड्स सप्लाई होंगी, जब गुड्स डिलीवर होंगी समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। यानी आधी पेमेंट की फरवरी में और आधी पेमेंट की मार्च में। फरवरी में भी गुड्स टैक्सेबल थी, मार्च में भी गुड्स टैक्सेबल थी, तो जितनी गुड्स फरवरी में सप्लाई हुई उतनी सप्लाई फरवरी में समझी जाएगी, जितनी गुड्स मार्च में सप्लाई हुई उतनी सप्लाई मार्च में समझी जाएगी, या जितनी पेमेंट फरवरी में आई उतनी सप्लाई फरवरी में समझी जाएगी, जितनी पेमेंट मार्च में आई उतनी सप्लाई मार्च में समझी जाएगी। यानी टैक्सेबल सप्लाईज के हवाले से तो मसला नहीं है, जब सप्लाई की गई समझा जाएगा तब
सप्लाई हुई है और उस पीरियड में सेल्स टैक्स चार्ज होगा। काम की बात अगली है, फरवरी के महीने में एक आइटम एग्जेम्प्ट थी और मार्च के महीने में वो टैक्सेबल हो गई। कुछ पेमेंट फरवरी में की, कुछ पेमेंट मार्च में की, क्या समझा जाएगा सप्लाई कब हुई? वो कहता है सारी सप्लाई समझा जाएगा तब हुई है जब एग्जेम्पशन विथड्रॉ कर ली गई है, यानी जब वो चीज टैक्सेबल हो गई है। वो कहता है अगर एक आइटम एग्जेम्प्ट थी और वो अगले पीरियड में टैक्सेबल हो गई जिसकी पार्ट पेमेंट कर रहे थे, तो समझा जाएगा सारी की सारी सप्लाई किस महीने में हुई है? मार्च के महीने में हुई है। यानी सारी की सारी सप्लाई उस महीने में हुई है जिस महीने में एग्जेम्पशन को क्या कर दिया गया है? एग्जेम्पशन खत्म कर दी गई है। अब कितनी ज्यादती है? फरवरी के महीने में एग्जाम थी, मार्च के महीने में टैक्सेबल थी, आधी पेमेंट फरवरी में की, आधी पेमेंट मार्च में की। लेकिन वो कहता है अगर फरवरी के महीने में आइटम एग्जाम थी, मार्च के महीने में टैक्सेबल थी, तो समझा जाएगा कि सारी सप्लाई मार्च के महीने में भी है और पूरी चीज पर टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस महीने में एग्जाम्पशन विड्रॉ की गई है समझा जाएगा उस महीने में सप्लाई। मुश्किल तो नहीं लग रहा भैया? मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट। सर जी अगर मैंने यहां तक ये सारी बात कर ली आपके साथ तो बस अब एक छोटी सी बात है, रेपिटेशन ही है, कल मैं पढ़ा चुका हूं, वो करूंगा और आज की बात खत्म। यहां तक आपको मैंने करा दिया सप्लायर्स की सारी बात। कुछ जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लायर्स के बारे में बात पढ़ा दूं। यूनिट नंबर 5, पेज नंबर किताब का है 405 नंबर। सर जीरो रेटेड क्या होता है? पढ़ा हुआ है, जीरो रेटेड आइटम वो आइटम है जिसपे आउटपुट 0% लगता है, इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं, यानी रिफंड होता है। कौन सी आइटम जीरो रेटेड है? मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट। उसके अलावा भी है, हाँ जी भाई, पूरा स्केड्यूल है। कौन सा स्केड्यूल? 5th स्केड्यूल। उसका एक्सट्रैक्ट इन्होंने निकाला है। वो कहता है कौन कौन सी आइटम है जिन पर 0% टैक्स लेगा, जो एक्सपोर्ट हुई है उन पर 0% टैक्स लेगा, या जो 5th स्केड्यूल की आइटम्स है उन पर 0% टैक्स लगेगा। अगली बात सुनो, अगर आप किसी ऐसी कन्वेंस में सप्लाई कर रहे हैं जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, आप ऐसी कन्वेंस को सप्लाई कर रहे हैं जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान है, आपने ईटेबल सप्लाई किए ऐसे हवाई जहाज में जो ओस्लो जा रहा था, जो इंग्लैंड जा रहा था, जो अमेरिका जा रहा था, तो ऐसी कन्वेंस को अगर आप कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो वो भी जीरो रेटेड समझा जाएगा। सप्लाई ऑफ स्टोर एंड प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। बहरी जहाज भी हो सकता है, हवाई जहाज भी हो सकता है। इवन अगर वो कह दें फॉर एग्जांपल एक बस है जो तुर्की जा रही है लाहौर से, उसमें जो चीज सप्लाई की जाए उसकी बात भी की जा सकती है। गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई व्हेनेवर सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट टू। हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी हादसाती वजह से किसी मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर, या मुल्क में कोई सैलाब आ गया, कोई जल्जला आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई मजबूरी आ गई, कोई परेशानी आ गई, उसको देखते हुए किसी चीज के बारे में कह दे कि ये जीरो रेटेड है तो वो जीरो रेटेड हो। ये सारी चीजें जीरो रेटेड। अब अगली बात है, हाँ कौन सी चीजें जीरो रेटेड नहीं है? आपने लाहौर से कपड़ा चाइना भेजा ताकि कढ़ाई होके वापस आ जाए, यानी एक्सपोर्ट किया विद द इंटेंशन टू री इम्पोर्ट, तो ये जीरो रेटेड नहीं है।
आपको ऑर्डर आ गया था ग्लव्स का, आपने वो ऑर्डर बनवा लिया, तैयार कर लिया, उनको सैंपल भेजा, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। अब आप लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो क्या ये जीरो रेटेड होगा? सर नहीं, बनाया तो जीरो रेट की नीयत से था, लेकिन एक्सपोर्ट की नीयत से था, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वो जीरो रेटेड नहीं होगा। अगर किसी ऐसे मुल्क को एक्सपोर्ट किया जाए जिसको फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानती, हैज बीन एक्सपोर्टेड टू कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो भी, मिसाल के तौर पे ईरान और अफगानिस्तान, इनको लैंड रूट से कोई चीज एक्सपोर्ट की जाए तो वो जीरो रेटेड नहीं माना जाता। सर फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। अभी तो सुकून है ना, आउटपुट 0%, इनपुट रीफंड। वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो इनपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कि भाई 60% इनपुट क्लेम करेंगे या 80% करेंगे, या अगर लिमिट करना चाहे तो लिमिट कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम बाय द पर्सन। सर फिफ्थ स्केड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है? आपके जहन में होगा ना कि फिफ्थ स्केड्यूल में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई, उसका एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ गया है। वो कहता है डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक मिशन और प्रिविलेज पर्सन को जो चीजें सप्लाई की जाएं वो जीरो रेटेड में आती हैं। एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, उनको जो चीज सप्लाई की जाए वो जीरो रेटेड में आती है। सर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सियालकोट में एक जोन है जहां पर सारा खेलों का सामान बन के एक्सपोर्ट होता है, उसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीज सप्लाई करेंगे ताकि उस पर फर्दर प्रोसेस होके वो एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड। आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई मशीन सेल करेंगे ताकि उससे प्रोडक्शन और वो चीज एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड होगी। तो भाई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स और गुड सप्लाई करना ताकि वो फर्दर मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट हो जाए तो वो जीरो रेटेड है। सर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई प्लांट एंड मशीनरी भेजना ताकि उससे प्रोडक्शन हो और वो एक्सपोर्ट हो, वो भी जीरो रेटेड है। सर पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, उसने कहा आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में रिटेलर को चीजें बेची, तो ये क्या जीरो रेटेड है? नो। सर वो वाली चीजें जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बेची ताकि वो प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो, वो जीरो रेटेड है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और वो वाली चीजें जो आपने किस लिए बेची, वो वाली चीजें जो आपने रिटेलर को बेची हैं कि वो सियालकोट में ही खाई पी गई हैं, तो वो तो जीरो रेटेड नहीं हो। सर आपने आम एक्सपोर्ट किया, अच्छा आम क्या है, एग्रीकल्चर आइटम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो वो भी जीरो रेटेड होगा। आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो वो भी जीरो रेटेड होगा। सर 5.1, 5.2, 5.3 जल्दी से पढ़ें फिर मैं आगे चलता हूं। अब हम बात करने लगे हैं एग्जेम्प्ट गुड्स की। रिकॉर्डिंग हो रही है? सर जी एग्जेम्प्ट गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। सर जी एड्रेस जीरो रेटेड का कौन सा है, कौन सा स्केड्यूल है जीरो रेटेड का? फिफ्थ। एग्जेम्प्ट का कौन सा है? सिक्स स्केड्यूल है। एग्जेम्प्ट होता क्या है? ना आउटपुट ना इनपुट। अच्छा जी, फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है इमीडिएट एक्शन लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी या डिजास्टर या नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से कि किस चीज को एग्जेम्प्ट करना है। ये वाली लाइन कभी पहले पढ़ी है? अभी थोड़ी देर पहले ये जो लाइन आपने पढ़ी थी, एग्जैक्टली यही लाइन रिपीट हो रही। यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी आइटम को एग्जाम्प्ट कर दे, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी आइटम को जीरो रेटेड कर दे। ये वो वाली बात लिखी हुई है। सर जी अगर किसी आइटम को आपने एग्जाम्प्ट करना है तो आपको नेशनल असेंबली के सामने पेश करना पड़ता है कि फला आइटम को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया है। कौन कौन से आइटम्स एग्जाम्प्ट हैं?
एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, कुरान पाक। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट में फर्क क्या है। जीरो रेटेड में आउटपुट जीरो, इनपुट क्लेम करेंगे, हमेशा रिफंड निकलेगा। एग्जाम्प्ट के अंदर ना आउटपुट ना इनपुट। भाई यस और नो? जीरो रेटेड के अंदर 5th स्केड्यूल है, एग्जाम्प्ट के अंदर 6th स्केड्यूल है। यस और नो? इनवॉइस की रिक्वायरमेंट की बात करने लगा हूं। जीरो रेटिंग में इनवॉइस लाजमी इशू होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम केस में इनवॉइस की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन, जीरो रेटेड में रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, लेकिन एग्जाम जिस बंदे की जो आइटम्स हैं वही सारी टैक्सेबल नहीं है, तो फिर उसने रजिस्टर होके क्या करना है। तो भाई जो एग्जाम सप्लायर है उसके लिए रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। सर जीरो रेटेड में रिफंडेबल मिलता है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो ना इनपुट ना आउटपुट, कोई लेना देना ही नहीं है। तो सर ये डिफरेंसेस हैं। यहां पर मैं अपना आज का लेक्चर क्लोज कर रहा हूं। सर जितना पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ते रहिए। इस मंडे को आपका टेस्ट है, और मैं आपको अभी बता दूं यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 मैंने भी आपको यूनिट नंबर 1 पढ़ा दिया है, यूनिट नंबर 2 पढ़ा दिया है, यूनिट नंबर 5 पढ़ा दिया है। यूनिट नंबर कल इंशाल्लाह, कल और परसों में मैं आपको यूनिट नंबर मोस्ट प्रोबेबली कल में ही पढ़ा दूंगा 3 और 4, लेकिन टाइम लग गया तो 3 और 4 कल और परसों। बहरहाल मंडे वाले दिन इसका टेस्ट है। अपने जहन में रखे 12 से 15 मार्क्स की तैयारी आप कर रहे हैं। सर समझ आ रही है? बाकी 15 नंबर न्यूमेरिकल के हैं, लेकिन 12 से 15 नंबर को आपने सिक्योर करना है। सर जी हमने आम तौर पे पहला वीक बिल्कुल टिप टिप होता है। सर हमने टिप टिप से शुरू नहीं किया, ये पावर प्ले से शुरू किया है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि इसको लेजी होकर शुरू ना करें, इसको फ्रॉम द डे 1 एनर्जी के साथ शुरू करें। जी भाई, उस वक्त तक बहुत देर ना हो जाए दोस्त। सर आपको बता, मैं आपको जो पूरी एनर्जी जो है वो पहले दिन से दे रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ लेकर चल रहा हूँ ये बैच। ऐसा नहीं कि शुरू में कहूँ कि हाँ एक सफ़ा हो गया है, इंशाल्लाह कल और पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही है। मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ और फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूँ। इसको एनर्जी का फ़ायदा आपने उठाना है और आपने इसको साथ साथ तैयार करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।